So today we are going to start Muslim law. Muslim law, ठीक है. एंड मुस्लिम लॉ जो है इससे रिलेटेड अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट हो जाती है. ओके, हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम लॉ को पढ़ने से पहले. ठीक है, जब तक आप मुस्लिम लॉ के कंसेप्शन को नहीं समझोगे, कहाँ से आया है ये नहीं समझोगे, तब तक आपके लिए मुस्लिम लॉ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ओके, नो लॉज जो होते हैं ना वो दो टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, इट कैन ईदर बी मैन मेड, जिसको कहते हैं कि हम फिजिकली कुछ बना रहे हैं या फिर हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं, या फिर नेचुरल जो आपके पर्सनल होते हैं. तो मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, ये सब पर्सनल लॉज होते हैं. ओके, इट गवर्न्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. ओके, अब मुस्लिम लॉ का जो एडवेंट है, जो आया है, वो आया है अरेबिक, ARABIC, अरेबिक ओरिजिन है इसका. ओके, एंड प्रॉफिट मोहम्मद ने इसको आफ्टर हिज एडवेंट इन्होंने इसको प्रमोट किया है. ठीक है, सो जब तक मुस्लिम लॉ आया नहीं था, जब तक मोहम्मद नहीं आए थे, उससे पहले का जो सोसाइटी था ना, प्री इस्लामिक अरेबिया जो था, वो था अय्यम ए जहलिया, AYYAM, अय्यम ए जहलिया. ठीक है, अरब्स में प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले गैम्बलिंग बहुत कॉमन था, वुमेन राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, लोगों के जो फीमेल फेटिसाइड था वो बहुत ज़्यादा था. तो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था ना वो बहुत ज़्यादा डिसरप्टेड था. ठीक है, एंड डिसरप्टेड इन द सेंस कि लोगों को सही क्या है और गलत क्या है इसका पता नहीं था. अय्यम ए जहलिया का मतलब है लोगों को सही और गलत का अंतर नहीं पता था. कब तक? जब तक प्रॉफिट मोहम्मद आए नहीं थे. आने का भी मतलब है जब तक उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट नहीं की थी. ठीक है, तो ये था प्री इस्लामिक अरेबिया. ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारे प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं. ही वॉज बॉर्न इन मक्का, MECCA, 571 AD. 571 AD में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है. एंड ही वॉज अ पोस्थुमस चाइल्ड, मतलब उनके जो पिता थे, पिता के मृत्यु के बाद उनका जन्म हुआ. उसके बाद उनके एट लास्ट उनके ग्रैंडफादर ने पाला, जो कि ही पास्ड अवे. उसके बाद ये एक केव में चले गए जिसका नाम था हीरा नाम का एक केव था. ठीक है, केव में इन्होंने तपस्या की, जिसको हम कहते हैं कि ही मेडिटेटेड फॉर 40 years, YEARS, 40 साल इन्होंने केव में बैठ के तपस्या की. और 40 साल के बाद इनको पहला वाही मिला. वाही का मतलब डायरेक्शन फ्रॉम गॉड, जो कि गैब्रियल ने दिया इनको. गैब्रियल आते हैं और इनसे बातें करते हैं, इनको बताते हैं, इनको रिवलेशंस देते हैं. ठीक है, ओके. और रिवलेशंस देने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद को समझ में आता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड इट वाज द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ इस्लाम. ठीक है, जब उनको वाही मिली तब उनका इस्लाम का जन्म हुआ. तब उस पॉइंट से मानते हैं कि इस्लाम ओरिजिनेटेड. एंड उसके बाद जब उन्होंने केव में वाही ली, जो गैब्रियल ने उनको रिवील किया, वो डायरेक्शन लिया, उसके बाद वो प्रोपोगेट करने लगे मक्का में. ठीक है, मक्का में वो अपने सरमन्स देने लगे, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया और उनको वहां से भागना पड़ा. मक्का से फ्लाइट करके ये आए मदीना में. ठीक है, इस फ्लाइट को हम हिजरा कहते हैं. जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो मक्का से भाग के मदीना आ गए और इसी को हम हिजरा कहते हैं. मक्का में उन्होंने उपदेश दिए, लोगों को पसंद नहीं पड़ा, लोगों ने उनका अपोज किया, एंड ही हैज टू फ्लाइट एंड हिजरत एंड हिजरात.
इस फ्लाइट को हम हिजरत बोलते हैं। ऑफन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि हिजरत क्या है, ठीक है, ओके। यहां पे इन्होंने अपना इस्लाम का धर्म प्रोपोगेट किया। इस्लाम का मतलब है सबमिटिंग टू द विल ऑफ गॉड। इस्लाम का मतलब है आप विल ऑफ गॉड को सबमिट कर रहे हो, ठीक है। और विल ऑफ गॉड क्या है, तो कमांडमेंट है, COMMANDMENT। कमांडमेंट का मतलब यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू सर्टेन थिंग्स एंड यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू सम थिंग्स, ओके, नॉट डू। कुछ चीजें हैं जो जायज हैं, ठीक है, जिसको हम फर्ज कहते हैं, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो जायज नहीं, जिसको हम हराम कहते हैं, HRAM। तो यही था इस्लाम का बिगिनिंग पॉइंट। जब प्रॉफिट मोहम्मद को पता चलता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, वो प्रोपोगेट करने लगते हैं। सबसे पहले मक्का में प्रोपोगेट करते हैं, फिर वो मदीना में करते हैं। मक्का से उनको भागना पड़ा क्योंकि जो भी वो प्रोपोगेट कर रहे थे वो जो रिलीजियस बिलीफ था वो आइडोलेट्री थी वहां पे, IDOLATAORY, आइडोलेट्री या पेगनिज्म, ठीक है। मक्का में आइडोलेट्री और पेगनिज्म था, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि नहीं, इस तरीके से आप धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, ओके। सो इस तरीके से धर्म को आप फॉलो नहीं कर सकते, तो धर्म के अगेंस्ट गए थे ये मक्का में, तो उनको भागना पड़ा और यहाँ पे आके उन्होंने अपना इस्लाम प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया। अब इस्लाम क्या है, तो फर्ज और हराम के बीच में डिफरेंस बताना। हम एज अ ह्यूमन इग्नोरेंट हैं, उनका बिलीफ सिस्टम था कि हमें पता नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। ये सही गलत बताने का काम क्या करता है, इस्लाम करता है, ठीक है। और इस्लाम एज अ रिलीजन प्रॉफिट मोहम्मद ने प्रीच किया थ्रू हिज कुरान, QURAN, कुरान। कुरान केम फ्रॉम द वर्ड कारा, QUARRA। ये भी MCQ का क्वेश्चन है, पूछता है प्रीलिम्स में, कारा का मतलब, ठीक है। कुरान जो है अरबिक वर्ड कारा से निकला है, इसका मतलब टू रीड, ओके। तो अभी तक इस्लाम, कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद, उनका एडवेंट अभी तक आपको क्लियर होगा। ये तो सिर्फ बिगिनिंग था, ओके। क्लियर है, ओके ओके ओके। सो जब प्रॉफिट मोहम्मद जिंदा थे, उन्होंने शरिया को प्रोपोगेट किया था, ठीक है, शरिया या शरीयत लॉ को प्रोपोगेट किया था। और इसी शरिया लॉ से कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में एज इट इज़ अप्लीकेबल होती हैं मुस्लिम पर्सनल लॉज में, या फिर कुरान में कुछ चीज़ें हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉज में एज इट इज़ अप्लाई करती हैं, बाकी अप्लाई नहीं करती हैं, ठीक है, ओके। सो शरिया इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड, COMMANDMENT। शरिया इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। ये कैसा कमांडमेंट है, तो इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। जब प्रॉफिट मोहम्मद को रिवेलेशन हुआ तो उनको शरिया का रिवेलेशन हुआ, ठीक है। शरिया जो है, शरीयत जो है, वो कमांडमेंट है, COMMANDMENT, कमांडमेंट है किसका, तो भगवान का, ओनली गॉड, अल्लाह का, ठीक है। और ये कमांडमेंट जो है 5 टाइप की चीजें हैं जिनको हम कमांडमेंट बोलते हैं अंडर शरिया, ओके। एंड दे आर, वेट, फर्ज, पहला है फर्ज, व्हाट यू मस्ट डू। दूसरा है हराम, HARM, व्हाट यू आर फॉरबिडन टू डू, आपको जो करने के लिए मना किया गया है, एज एन ऑब्लिगेशन, आप नहीं कर सकते उसको। उसके बाद आता है मंदब, MUNDAB। मंदब का मतलब है यू आर एडवाइज्ड टू डू, आप कर सकते हो इसको, आपको एडवाइस दिया गया है कि हाँ आप ये कर सकते हो। फर्ज का मतलब है आपको करना ही पड़ेगा, 5 टाइम नमाज आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। हराम, आपको अगर ड्रिंक्स नहीं करना है तो नहीं करना है, इट इज फॉरबिडन। मंदब का मतलब यू आर एडवाइज टू डू, यू कैन मैरी 4 या फिर यू कैन मैरी 3, इस टाइप से मंदब, ओके। 4th मकरूह,
MAKRUH, मकरू का मतलब है वो चीज़ें जो आपको एडवाइस की गई हैं कि ना करें, ठीक है, आपको जो एडवाइस दिया गया है कि ये चीज़ें ना करें। और उसके बाद लास्ट आता है जायज़, JAZAIS, जायज़ का मतलब है इनडिफरेंस, INDIFFERENCE, इनडिफरेंस का मतलब है कि वो चीज़ें जिनको लेके शरिया चुप है, शरिया कुछ नहीं कह रहा, इनडिफरेंट है, गॉड भी कुछ नहीं कह रहे हैं, प्रॉफिट भी कुछ नहीं कह रहे हैं, ओके। इन 4-5 चीजों को हम शरिया कहते हैं। दे आर रिलीजियस इंजंक्शंस, कमांडमेंट्स, कमांडमेंट का मतलब है भगवान ने कहा अब आपको फॉलो करना है, दीज आर इंजंक्शंस इन अ वे, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें, ठीक है, इससे पहले कि प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड और भी चीज़ें देखें, प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के साथ कुछ इश्यूज अराइज हुए थे, बट वो हम सोर्सेज में देखेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि मुस्लिम कौन है, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम कौन है, क्योंकि मुस्लिम पे ही मुस्लिम पर्सनल लॉज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे इसके बहुत सारे कंडीशंस लोगों ने प्रपोज किए हैं, लेकिन 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्लिम होने के लिए। क्या? तो पहला कंडीशन है कि यू हैव टू सबमिट टू द विल ऑफ गॉड, ठीक है, एंड दूसरा कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो अल्लाह के रसूल थे, मतलब ही वॉज द मैसेंजर ऑफ द गॉड। ये दोनों बिलीव्स अगर आपके हैं तो आप एक मुस्लिम हो, ठीक है। one who believes in the mission of Muhammad as prophet, one who says that there is one God and that Muhammad is his prophet, ठीक है, there is only one God and उसके मैसेंजर जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद है, that's it। अगर ये आप बिलीव करते हो देन यू आर अ मुस्लिम, ओके। इसके बाद बहुत बार केसेस आते हैं कि अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड है एंड हिंदू वाइफ है, उसका बच्चा क्या कहलाएगा, हिंदू कहलाएगा, मुस्लिम कहलाएगा। तो इस पे भी एक केस लॉ है, भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श सिंह, जिसके अंदर कहा गया था कि जो भी मेल पर्सन है उसी का रिलीजन फॉलो करेगा उसका प्रोजेनी, ओके। ठीक है, सो अब हम देखते हैं ओरिजिन के बारे में। तो शरिया आपको समझ में आ गया, शरिया के बाद मुस्लिम लॉ का थोड़ा सा ओरिजिन देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो कुरान आ गया। कुरान जो है वो गॉड ने प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील किया था और कुरान को कॉन्स्टिट्यूट किया प्रॉफिट मोहम्मद ने। कुरान के बाद सुन्नत, सुन्नत जो होता है वो ट्रेडिशन है, TRADITION, ट्रेडिशन, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने किया या फिर परफॉर्म किया, ठीक है। सुन्नत भी 2 टाइप के होते हैं, एक अहादी होता है, एक सुन्ना होता है, ओके। तो ये भी हमारा सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है, मुस्लिम लॉ में। इसके बाद आता है फिक, FIQH, जिसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है, साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस, ओके। ओके, सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जहां से मुस्लिम लॉ ओरिजिनेट हुआ है, ओके। इसके बाद हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की बात कर लेते हैं, तो जिसमें हमने चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो कुरान की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कुरान की बात करते हैं। कुरान के अंदर 200 वर्ष कुरान के अंदर जो वर्सेस हैं ना उनको कहते हैं आयात, एंड जो चैप्टर्स हैं उनको कहते हैं सूरा, ओके। एंड देयर आर 6600
66 वर्सेस एंड 114 चैप्टर्स, 114 चैप्टर्स कुरान के अंदर। ओके, इट वाज रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद बाय गैब्रियल। ओके, और ये फ्रैगमेंट्स में दिया गया था। इसको 23 ईयर्स लगे थे फॉर्मुलेट करने के लिए, 23 ईयर्स तक इसको फॉर्मुलेट फ्रैगमेंट्स में किया गया था। उसके बाद फॉर्मुलेट करने के बाद इसको लोगों को दिया गया था। ओके, कुरान के बाद आता है कुरान जो है प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का। ओके, इट कंटेन्स द वर्ड एज इट इज कम्युनिकेटेड बाय द गॉड टू प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू एंजल गैब्रियल। ओके, इसके बाद आता है ट्रेडिशंस। कुरान के बाद आता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब हो गया वो बिहेवियर जो प्रॉफिट मोहम्मद किया करते थे या फॉलो किया करते थे। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, सुन्ना एंड अहादी। और ये दोनों अगेन 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों 3 टाइप के होते हैं। कहा जाता है कि रिवेलेशन जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, या तो जाहिर या तो बातिन। जाहिर का मतलब होता है मैनिफेस्ट करना, कुरान जो है वो मैनिफेस्ट है। बातिन का मतलब होता है इंटरनल, जैसे बिहेवियर। तो जो बिहेवियर है, जो ट्रेडिशन है, इसको हम बातिन कहते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर। ओके, सो सुन्नत 3 टाइप के होते हैं, फैल, कॉल एंड तकरीर। फैल, कॉल एंड तकरीर। सुन्ना क्या है? ट्रेडिशन है। किसका ट्रेडिशन है? तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का। इन्होंने ट्रेडिशन वो जो प्रॉफिट ने खुद ने कहा किया, या फिर फैल कहेंगे उसको, जो प्रॉफिट का खुद का बिहेवियर था। कॉल का मतलब उनके वर्ड्स। ठीक है, जो काम वो कर रहे हैं उसके साथ जो उन्होंने कहा उसको क्वाइल कहेंगे। एंड उसके बाद तकरीर, उनके प्रेजेंस में अगर कुछ कहा गया है या किया गया है जिसको उन्होंने डिसअप्रूव नहीं किया है। ठीक है, फैल, कॉल एंड तकरीर। सुनना 3 टाइप के होते हैं। इसके बाद अहादीस। अहादीस भी 3 टाइप के होते हैं, मुतवातिर, मशहूर एंड वाहिद। मुतवातिर, मशहूर एंड वाहिर। ओके, ये जो मुतवातिर है ना, ये पब्लिक बिहेवियर था। जब प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके टाइम में जो पब्लिक बिहेवियर हुआ करता था उसको हम मुतवातिर कहते हैं। मशहूर जो है वो ट्रेडिशन है जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जानते हैं, बट उनके बट वो मेजॉरिटी में एज इट इज एक्सेप्टेड नहीं था। ठीक है, एंड वाहिद का मतलब है, आई एम सो सॉरी, वाहिद का मतलब है ट्रेडिशंस विच डिपेंड ऑन आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स। वो ट्रेडिशन जो कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉलो करता था। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट मोहम्मद किसी पर्सन से मिले और उनको कोई बात बताई, वो बात उन्होंने फॉलो की, तो इसको हम कहेंगे वाहिद। ओके, इसके बाद जो हमारा थर्ड सोर्स है, थर्ड सोर्स है इजमा। IJMA, इजमा। इजमा का मतलब होता है कंसेंसस। ठीक है, सोर्सेज में अभी हम प्राइमरी सोर्स देख रहे हैं। टोटल 4 सोर्सेज है प्राइमरी में पहला सोर्स था कुरान, दूसरा सोर्स है सुन्ना, तीसरा सोर्स है इजमा। इजमा का मतलब कंसेंसस। जितने भी ज्यूरिस्ट हुए हैं आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद, जितने भी ज्यूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपना कंसेंसस दिया है सर्टेन इश्यूज पे। लीगल प्रॉब्लम्स है, लीगल प्रॉब्लम्स पे उन्होंने जो भी कंसेंट दिया है, कंसेंसस दिया है, उसको हम इजमा कहते हैं। ठीक है, इट इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द ज्यूरिस्ट, एग्रीमेंट ऑफ ज्यूरिस्ट अमॉन्ग द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अ पर्टिकुलर एज ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब इजमा क्या है? एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे दिया हुआ आंसर है। किसने आंसर किया है? तो ज्यूरिस्ट ने आंसर किया है। ओके,
जैसा हम आजकल देखते हैं कोर्ट में आंसर देते हैं किसी भी क्वेश्चन पे, तो जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉज रहे होंगे ना, उस पे जो भी आंसर आया है ना, कंसेंसस में आया ज्यूरिस्ट के, उसको हम क्या कहेंगे, इजमा। ओके ओके वेट, इसके बाद इजमा के बाद देख जो हनाफी स्कूल था, मालिकी स्कूल था, उसमें इजमा को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था, बिकॉज क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए जो उस टाइम के ज्यूरिस्ट थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी टाइम लगा था उनको कंस्टिट्यूट करते हुए। तो ये चारों जो स्कूल्स हैं, हनबली, हनाफी, मालिकी एंड इन चारों स्कूल्स के जो प्रोपाउंडर थे उन्होंने इस पे इजमा को यूज़ किया था टू गिव आंसर्स टू रेलिवेंट क्वेश्चंस ऑफ द टाइम। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे गिवन कंसेंसस है ये। ओके तो इजमा के, वैलिड इजमा के लिए क्या होना चाहिए, तो कंसेंसस होना चाहिए सबसे पहले, कंसेंसस होना चाहिए। ज्यूरिस्ट जो है वो मेजॉरिटी होल्ड करने चाहिए कि नहीं भाई, जो बात, कोई क्वेश्चन अगर है उसके आंसर पे अगर बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं वो सेम बात कह रहे हैं तो वो इजमा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद कंसेंसस के बाद ज्यूरिस्ट होने चाहिए। ज्यूरिस्ट का मतलब है कि भाई वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उन्होंने एक्चुअली में मुस्लिम लॉ पढ़ रखा होगा, उस समय का कुरान के बारे में जानते होंगे। ओके, इसके बाद ज्यूरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, ज्यूरिस्ट ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, पार्टिकुलर पीरियड, इसका मतलब है कि वो इजमा जो किसी पर्टिकुलर पीरियड में लिखा गया था, पर्टिकुलर पीरियड का था, ठीक है, वो सबसीड कर जाएगा, वो उसको कैंसिल किया जा सकता है फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन इजमा। मतलब सपोज 5th सेंचुरी एडी में कुछ कोई बात कही गई, वो बात उस समय के लिए रेलिवेंट होगी, लेकिन आज के लिए जो रेलिवेंट है इट कैन बी डिफरेंट। तो किस पीरियड में इजमा कहा गया वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड ज्यूरिस्ट जो हैं दे हैव टू बी मुस्लिम, MUSLIM, जो भी ज्यूरिस्ट इजमा दे रहे हैं दे हैव टू बी मुस्लिम। सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट इज नेसेसरी फॉर इजमा, वैलिड इजमा। ठीक है, इजमा प्रॉफिट का हो सकता है, कंपेनियन का हो सकता है, ज्यूरिस्ट का हो सकता है। इजमा का मतलब हो गया कंसेंसस, किसी एक टॉपिक पे आप अग्री कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इजमा किसका किसका हो सकता है, कंपेनियन का हो सकता है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के साथ थे। ज्यूरिस्ट्स का हो सकता है जो कि कुरान को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिराइव कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आंसर दे रहे हैं, सॉरी। इजमा ऑफ पीपल, इजमा ऑफ पीपल का मतलब लोगों के अंदर जो बिलीफ है। ठीक है, एंड थर्ड सोर्स के बाद आता है कियास, QIYAS। कियास का मतलब होता है लॉजिकल डिडक्शन, DEDUCTION। डिडक्शन का मतलब है सपोज आप रास्ते से जा रहे थे, आपने रास्ते में टूटा हुआ शीशा के टुकड़े देखे, शीशा के टूटे हुए टुकड़े देखें, तो हो सकता है कि यहाँ पे कार एक्सीडेंट हुआ हो सकता है यहाँ पे ग्लास टूटा हो, लेकिन कुछ ना कुछ मिसफॉर्च्यून हुआ होगा। इसी को हम लॉजिकल डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, जब कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है मुस्लिम लॉ में जो ना तो कुरान आंसर करता है, ना तो सुन्ना आंसर करता है, ना ही कियास इजमा आंसर करता है, कंसेंसस, तो हम लॉजिकल डिडक्शन देखते हैं जिसको हम कियास कहते हैं। एंड कियास जो है वो टाइम टू टाइम यूज होता आया है। ठीक है, ओके, सो दीज सो कुरान, सुन्ना, इजमा एंड कियास आर द प्राइमरी सोर्सेज। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सोर्स, SECONDARY, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स भी 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है उर्फ और कस्टम। उर्फ और कस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, वो कस्टम्स जो मुस्लिम्स फॉलो करते चले आए हैं। ठीक है, देखो प्री इस्लामिक एरा जो था उसमें कुछ रूल्स थे जो कि एज इट इज फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, उसको हम कस्टम में कंसिडर कर सकते हैं अगर वो मुस्लिम फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है,
सो वैलिड कस्टम के 4-5 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एक तो ये बहुत टाइम से प्रैक्टिस हो रहा हो, इट मस्ट बी टेरिटोरियल, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में प्रोपोगेट कर रहा हो, ठीक है, प्रॉफिट के टाइम से चला आ रहा हो, सॉरी प्रॉफिट के टाइम से चला रहा हो ज़रूरी नहीं है, एंशियंट होना चाहिए, एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी से अगेंस्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है जुडिशल डिसीजंस। बहुत केसेस में सेकेंडरी सोर्स जुडिशियल डिसीजंस, ओके, बहुत केसेस में पर्सनल लॉ कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं रेगुलर लॉज में, ठीक है, सब्सटैंटिव लॉज में, ओके, उस केस में जुडिशियल डिसीजन हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपको हमीरा बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी में, ठीक है, उसमें अनपेड डावर पे इंटरेस्ट अलाउ कर दिया था कोर्ट ने, ठीक है, हमीरा बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी के केस में कोर्ट ने अनपेड डावर पे इंटरेस्ट अलाउ कर दिया था, कहा था ठीक है इस पे इंटरेस्ट लग सकता है, ओके, DECISION जुडिशियल डिसीजन। उर्फ कस्टम जुडिशियल डिसीजन। थर्ड इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं आज के डेट में। लेजिस्लेशन, मुस्लिम्स को गवर्न करने के लिए बहुत सारे लेजिस्लेशंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूजुरियस लोन्स एक्ट, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, ठीक है, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, शरीयत एक्ट 1937 ETC। तो बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉज को गवर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ये 4 चीज़ें सेकेंडरी सोर्सेज हैं, ओके। इन 4 चीज़ों को इन 4 चीज़ों से हम सेकेंडरी सोर्सेज बोलते हैं, ओके। सोर्सेज के बाद स्कूल्स आ जाते हैं, एंड स्कूल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ओके। सोर्सेज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, वेट, सोर्सेज के बाद स्कूल्स आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनके मरने के बाद एक डिवीजन आ गया था लोगों के बीच में, ठीक है। देयर वर पीपल, उनकी बेटी थी जिनका नाम था फातिमा, फातिमा उनकी गर्ल चाइल्ड थी, ठीक है। और फिर उनकी पत्नी थी जिनका नाम था आयशा। क्या नाम था? आयशा। आयशा जो थी वो उनकी वाइफ थी। आयशा कहती है इलेक्शन होना चाहिए, फातिमा कहती है ब्लड लाइन देखना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के जस्ट बाद ये कंफ्यूजन अराइज होता है कि अब मुस्लिम्स को कौन लीड करेगा, ठीक है। अब इस्लाम को प्रोपोगेट कौन करेगा? तो आयशा जो थी उनकी वाइफ, वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड बोल रहा हूँ, सॉरी, उनके जो फादर हैं अबू बकर, BAKR, अबू बकर, वो लीड करेंगे, ठीक है। और फातिमा कहती है कि नहीं, उनके हस्बैंड अली लीड करेंगे, ओके। तो लोगों ने क्या किया? इलेक्शन किया। इलेक्शन करके अबू बकर को कैलिफ बना दिया, ठीक है, कैलिफ बना दिया। आयशा के पापा मतलब इनके ससुर, प्रॉफिट मोहम्मद के जो ससुर थे, प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद उनके ससुर को कैलिफ बना दिया गया, ठीक है। और कैलिफ बनने के बाद उन्होंने इस्लाम को प्रोपोगेट किया। उनके मरने के बाद ओमान एंड ओस्मान, ठीक है। और इन दोनों का एसेसिनेशन हो जाता है, इन दोनों का एसेसिनेशन हो जाता है। ये दोनों के दोनों इलेक्शन से चुन लिए गए थे। इन दोनों के एसेसिनेशन के बाद फातिमा का जो हस्बैंड था अली, इनका इलेक्शन होता है और इनका भी एट लास्ट एसेसिनेशन हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं ये भी, ठीक है।
तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री किसकी, मुस्लिम लॉ के इस्लाम के डेवलपमेंट की आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। और यहीं से सेक्ट्स का निर्माण होना स्टार्ट होता है। ओके, वो लोग जो आयशा जो अबू बकर को अपना कैलिफ मानते थे उनको सुन्नी कहा गया, सुन्नी, ठीक है। और वो लोग जो अली को अपना इमाम मानते थे उनको शिया कहा गया, है ना। सुन्नी जो थे वो मेजॉरिटी थे, ज़्यादा लोग फॉलो करते थे, एंड शिया जो थे वो माइनॉरिटी थे, उनको कम लोग फॉलो करते थे, ठीक है। सुन्नी स्कूल के अंदर, इस सुन्नी के अंदर 4 स्कूल्स हैं जो कि एट डिफरेंट स्टेजेस डेवलप हुए हैं। ओके, आपको मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ क्लैरिटी के लिए। ओके, सेक्ट की बात करें, SECTS, तो मेजरली 2 सेक्ट हैं, लेकिन हम तीसरा भी एक कंसिडर करते हैं, मोटाजिला, MOTAZILA, मोटाजिला, बट उतना हम इसके बारे में बातें नहीं करते हैं। सुन्नी, शिया, ओके, जिसमें से सुन्नी जो है वो 4 टाइप के ये उनका डेवलपमेंट स्टेज था। हनाफी, मालिकी, HANAFI, हनाफी, मालिकी, शैफी, SHAEFI, शैफी, एंड हनबली, HANBALI, हनबली। ये 4 कैटेगरीज थी, 4 कैटेगरीज नहीं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था सुन्नी सेक्ट का। सुन्नी सेक्ट का मतलब वो लोग जिन्होंने अबू बकर को अपना कैलिफ माना था। इनका डेवलपमेंट जो है पहले वो हनाफी के थ्रू चले, फिर मालिकी के थ्रू चले, शैफी के थ्रू चले, हनबली के थ्रू चले, और इन सब में एक चीज कॉमन थी, है ना, इज्मा और कियास, QIYAS पे ज्यादा फोकस था इन चारों का, ठीक है। डेवलपमेंट के केस में शिया 3 टाइप के हुए, इतना अशरी, SHARI अशरी, इस्माइलिया एंड जैदीज, ZAIDYAS, जैदीज। तो ये था डिफरेंस, ये था बाइफर्केशन सेक्ट का। प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद ये सारे सेक्ट निकल के आए, ठीक है। किस चीज़ के लिए, तो इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए। इस्लाम में कितने सोर्सेज, तो टोटल 2 प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी 4 टाइप के सोर्स, कुरान, सुन्नत, इजमा, कियास। कुरान जो है वो 23 ईयर्स में लिखा हुआ, फ्रैगमेंट्स में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जिसको अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील किया थ्रू गैब्रियल, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद जब तक जिंदा थे उनके ट्रेडिशंस थे, उन्होंने जो जो चीज़ें की हैं, जो जो चीज़ें अलाउ की हैं, उसको हमने सुन्ना कहा, सुन्नत कहा। सुन्नत 2 टाइप के, सुन्ना एंड अहादी, सुन्ना एंड अहादी। सुन्ना रिलेटिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद, अहादी रिलेटिंग टू पीपल एंड यूरिस्ट ETC। इजमा का मतलब हो गया कंसेंसस। प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद जो कंसेंसस बनता है ना, ये जो सुन्नी स्कूल है, ये सबसे बड़ा रीजन है कंसेंसस के डेवलप होने का, उसी को हम इजमा कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद कियास, लास्ट के 2 शैफी और हनबली है ना, इन्होंने कियास के लिए बहुत किया। कियास का मतलब लॉजिकल डिडक्शन, कि जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो उसका कारण क्या है। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को डेवलप किया था तो इसका बेसिक फाउंडेशन था कि ह्यूमन जो है वो इग्नोरेंट है, उसको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। तो अल्लाह ने गाइड किया कि सही क्या है और गलत क्या है, कैसे, रिवलेशन देके। उस रिवलेशन को 23 ईयर्स में लिखा गया, लेकिन उस रिवलेशन के पीछे का कारण क्या है, अगर मैं किसी चीज को सही बोल रहा हूं तो सही क्यों है, गलत बोल रहा हूं तो गलत क्यों है, इसका कारण कियास, हाँ कियास। और यही इजमा और कियास का डेवलपमेंट सुन्नी स्कूल बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करता है, ठीक है। शियाज जो है वो माइनॉरिटी थे, वो चीज़ों को फॉलो करते थे, एंड दे बिलीव्ड दैट अली द हस्बैंड ऑफ फातिमा वाज द रियल इमाम, ठीक है। वो उनको फॉलो करते थे, और इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है नहीं तो इसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मोटाजिला एक बहुत छोटा सा सेक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में अगेन ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ओके।
अब इसके बाद थोड़ा सा सुन्नी स्कूल को देख लेते हैं हम, ठीक है। सुन्नी स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ, एंड सुन्नी स्कूल का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में हुआ है, ठीक है। हनाफी अबू हनीफा ने डेवलप किया था, अबू हनीफा ने डेवलप किया था, ओके। 699 से 797 एडी, 699 से 767 एडी तक, ओके। इसके बाद मालिक इब्न अनस, MALIK, मलिक इब्न अनस, ANAS, ठीक है। ये हुआ था 713 से 795, 713 से 795 AD, ओके। मोहम्मद अश सैफ़ी, MOHE, मोहम्मद ASH, अश HAFEI, शैफ़ी, ये डेवलप किया था 767 से 820, 767 से 820 AD तक, ओके। एंड उसके बाद अहमद इब्न हनबल, AHMED, अहमद इब्न हनबल, 780 से 855 AD, 780 से 855 AD। तो ये थी इनकी टाइम लाइनिंग, ठीक है। अबू हनीफा ने हनाफी स्कूल को डेवलप किया। अबू हनीफा जो थे वो मर्चेंट थे, बट उन्होंने लीगल क्वेश्चंस, जो भी उस समय के प्रोमिनेंट लीगल क्वेश्चंस थे ना, उनको कंपाइल करके और इजमा को तैयार किया। सबसे ज़्यादा इजमा इन्हीं के रूल में प्रोपोगेट हुआ, ठीक है। उनके बाद आए इब्न मलिक इब्न अनस, ठीक है। इनका भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने काफ़ी अच्छे से मुतवातिर करके एक बुक लिखा, ठीक है। मुतवातिर, मुवत्ता, सॉरी, वेट एक मिनट, मालिकी, ओके। मुवत्ता, ओके। किबता अल मुवत्ता, यही मैं पूछ रहा था। किबता अल मुवत्ता, एक बुक लिखी इन्होंने जो कि काफ़ी फेमस हुई व्हेन इट कम्स टू इजमा एंड कियास, ठीक है। इन्होंने इस्ती दल करके ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उस पर भी वर्क किया। उसके बाद आते हैं शाफी, सेम कंडीशन, इन्होंने भी इजमा और कियास को प्रमोट किया। एंड अहमद इब्न हनबल, हनबली स्कूल, ठीक है। तो इन चारों ने काफ़ी प्रमोट किया है सुन्नी सेक्ट को, ठीक है। इसके बाद इसके बाद ज़्यादा इसमें है नहीं, आपका सोर्सेज कंप्लीट है। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। उसके बाद स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुस्लिम स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में। एंड वेट,
इसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं इसके इनैक्टमेंट की और इसके एप्लीकेशन की, ठीक है। हमने देखा है कि लेजिस्लेशन जो है, उन्होंने लेजिस्लेशन ने मॉडिफाई किया है मुस्लिम पर्सनल लॉज को, एंड ऐसा ही एक लॉ है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 27 ऑफ 1937, ठीक है। और इस एक्ट के सेक्शन 2 के बाद कुछ 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मुस्लिम लॉ एज इट इज अप्लाई होता है, ठीक है। अगर पार्टीज मुस्लिम है, ओके, तो पार्टीज के मुस्लिम होने के साथ साथ 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा इफ यू आर अ मुस्लिम, ठीक है। एंड सेक्शन 3 ऑफ शरीयत एक्ट 1937 प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन इज अ मुस्लिम, ठीक है, आप पे ये लॉ तब अप्लाई होगा व्हेन यू आर अ मुस्लिम, यू आर अ competent टू कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम अरब से चल के अभी तक हमने सिर्फ स्कूल्स देखे थे, स्कूल्स के बाद अभी हमने लेजिस्लेशन देखा कि शरीयत एक्ट कहता है कि 10 टॉपिक्स के मामले में, 10 इश्यूज के मामले में सिर्फ और सिर्फ वही मुस्लिम्स जो इंडियन हैं उन्हीं पे ये रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसेक्शन 2 ऑफ द शरीयत एक्ट प्रोवाइड्स दैट notwithstanding any custom or uses to the contrary in all questions save relating to agricultural land regarding interstate succession, special property and all, okay. The rule of decision in cases where the parties are shall be Muslim personal law, ठीक है। 10 टॉपिक्स हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो सबसे पहला है इंटरस्टेट सक्सेशन, है ना, आपका सक्सेशन हो रहा है लेकिन इंटरस्टेट विदाउट विल हो रहा है। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स, औरतों की स्पेशल प्रॉपर्टी। मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस, डावर, गार्जियनशिप, गिफ्ट्स, ट्रस्ट एंड वक्स। ये 10 टॉपिक हैं जिन केस में मुस्लिम पर्सनल लॉज अप्लाई करेंगे। अदर किसी भी अगर कोई पर्सन है जो मुस्लिम है, इंडिया का मुस्लिम है, तो उनसे रिलेटेड ये जो 10 टॉपिक्स है ना, सिर्फ उसी पे मुस्लिम लॉज अप्लाई करेंगे और किसी और टॉपिक पे मुस्लिम लॉज अप्लाई नहीं करेंगे, ओके। जैसे अच्छा, शरीयत एक्ट कुछ चीजें जिन पे अप्लाई नहीं करता है, जैसे कि क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड, क्वेश्चन रिलेटिंग टू वक्फ, जैसे चैरिटेबल वर्क है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उस पर शरिया अप्लाई नहीं करता है, मतलब मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं करेगा। एक्ट में अगर कुछ एक्सप्रेसली कवर्ड नहीं है तो उस पर भी अप्लाई नहीं करेगा। कस्टम अलोन सुपरसीड्स, ओके। इसके बाद अगर आप मुस्लिम हो, ठीक है, मुस्लिम कौन है? वो पर्सन जो कि बिलीव करता है कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड उनके मैसेंजर हैं प्रॉफिट मोहम्मद, ओके। और मुस्लिम लॉ उन पे अप्लाई करता है जो कि मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम या तो बाय बर्थ हो सकता है या तो बाय कन्वर्जन हो सकता है। कन्वर्जन का मतलब आप किसी एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हो, ठीक है। यही 2 लोगों पे मुस्लिम लॉ अप्लाई करता है, ओके। सो कन्वर्जन बाय बर्थ तो आपको समझ में आ गया कि दोनों पार्टी या तो मुस्लिम है तो उनका बच्चा मुस्लिम, दोनों में से एक पार्टी अगर मुस्लिम है, मेल अगर मुस्लिम है तो उनका बच्चा मुस्लिम, अगर फीमेल मुस्लिम है तो बच्चा मुस्लिम नहीं होगा, ठीक है। हमेशा फादर के रिलीजन को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो दैट वाज बाय बर्थ। कन्वर्जन के थ्रू अगर हम बात करें, ओके ओके, तो वो नॉन मुस्लिम, कन्वर्जन की जब बात आती है तो वो नॉन मुस्लिम जो 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, ऐसा नॉन मुस्लिम जो 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, और साउंड माइंड का है, ही कैन एम्ब्रेस इस्लाम। इस्लाम कौन कबूल करेगा? जो 18 साल से ऊपर का है। 18 साल से नीचे का आदमी इस्लाम कबूल नहीं कर सकता है, 18 साल से ऊपर का चाहिए एंड साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है।
और कैसे करेगा? तो वो जाएगा किसी मौलवी के पास, इमाम के पास, और वहां पे जाके वो डिक्लेयर करेगा, ही मे सिंपली डिक्लेयर दैट ही बिलीव्स इन द वननेस ऑफ गॉड एंड प्रोफेटिक कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद। ठीक है, ओके। और उसके अलावा आप कलमा पढ़ सकते हो, कलमा ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह, ये कलमा है, कलमा पढ़ के आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हो। ओके, अब इसी कन्वर्जन से हु इज़ अ मुस्लिम एक टॉपिक था, इससे रिलेटेड एक केस है जिसको स्किनर वर्सेस ऑड, बड़ा फेमस केस है, SKINNER, स्किनर वर्सेस ORDE, ऑड। इस केस में क्या हुआ था कि एक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन की वाइफ है, क्रिश्चियन के जो हस्बैंड है उसके साथ एक लेडी है जिसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है, तो क्रिश्चियन जो है वो पहले मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो 2 शादियां कर सके। तो इसको कहते हैं फ्रॉड, फ्रॉड ऑन रिलीजन। ठीक है, उसने दूसरी शादी इसलिए की ताकि वो फ्रॉड कर सके, एंड सच केसेस, इन सच केसेस कन्वर्जन जो है वो वैलिड नहीं होगा। यही प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया था कि ये प्रिटेंडेड कन्वर्जन है, ये वॉलेंटरी नहीं है, ये मोटिवेटेड कन्वर्जन है। जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो फॉर दीज रीजंस, उसको हम वैलिड कन्वर्जन नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके। इसका एक और एग्जाम्पल है रिखिया बीवी वर्सेस अनिल कुमार का, RIKH, रिखिया बीबी वर्सेस अनिल कुमार, ANIL, अनिल कुमार। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि एक वाइफ थी, हिंदू वाइफ थी, जो कि अपने हस्बैंड के इम्पोर्टेंसी से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसका हस्बैंड इम्पोर्टेंट था, तो उसने क्या किया, शी कन्वर्टेड हरसेल्फ टू बी अ मुस्लिम, और उसके बाद उसने शादी कर ली टू अ मुस्लिम पर्सन। ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड बाईगैमी। क्यों? क्योंकि इसने शादी जो है ना मोटिवेट होके की थी, इसको शादी करने के लिए कन्वर्जन, इसने शादी करने के लिए कन्वर्जन किया था, इसने अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए कन्वर्जन किया था। तो इन सच केस, ऐसे केसेस में जो कन्वर्ट पर्सन होते हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनते हैं, उनको हम मुस्लिम नहीं मानेंगे। ओके, एक और केस है अहमद बख्श वर्सेस श्रीमती नथू, अहमद बख्श वर्सेस श्रीमती नथू, NATHOO। इस केस में कहा गया था कि अगर कोई पर्सन मुस्लिम रिलीजन अपना रहा है तो उसका पुराना वाला रिलीजन खत्म हो गया, कन्वर्जन के वजह से उसके मैरिटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है आफ्टर अ टाइम, बट अगर मोटिवेटेड है तो वो टाई खत्म नहीं होती है, इट इज सब्जेक्ट टू कोर्ट्स डिसीजन। ओके, अब कन्वर्जन के इफेक्ट क्या होंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कन्वर्जन तो हमने देख लिया, मुस्लिम कौन होता है, मुस्लिम बाय बर्थ हो सकते हैं, बाय कन्वर्जन हो सकते हैं, कन्वर्जन में भी फ्रॉड देखा हमने, 3 केसेस देखे। ठीक है, कन्वर्जन के लीगल इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, कन्वर्जन के लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो कन्वर्जन का लीगल, द रिलीजन ऑफ इस्लाम इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द प्रीवियस रिलीजन, पहला जो रिलीजन है उसको सब्सटीट्यूट कर देता है इस्लाम। ओके, जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं आपके, आप जब तक कन्वर्ट नहीं हो रहे तब तक आपके पास जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू मोहम्मदन लॉ। ठीक है, उसके बाद एपोस्टेसी, एपोस्टेसी का मतलब होता है अबैंडनमेंट ऑफ रिलीजन। ओके, जिस समय से आप कन्वर्ट हो रहे हो उस समय से इफेक्ट होगा। ओके, कन्वर्जन ऑफ बोथ द स्पाउसेस विदाउट एनी इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड अपॉन लॉ will have the effect of altering the rights incidental to marriage, but this question
इज लेफ्ट अनडिसाइडेड बाय प्रिवी काउंसिल इन स्किनर वर्सेस ओड। ठीक है, कोई कन्वर्ट है, उसका सक्सेशन कैसे होगा किसी स्टेट पे, इंटरस्टेट हमने देखा था, वो भी मुस्लिम लॉ बताएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लीगल इफेक्ट हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जन, रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मैरिज, एंड मैरिज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैरिज ऑनवर्ड्स हम कल से देखेंगे। ओके, आज के लिए सिर्फ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ लॉ, हु इज़ अ मुस्लिम, कन्वर्ट और नॉट कन्वर्ट, यहीं तक रखते हैं। कल से हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, मैरिज ऑनवर्ड्स। सो थैंक यू एवरीवन।